नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग भारत समिट में कहा, पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपनी क्षमता को पहचान लिया है। आज कई विकसित देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। भारत का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में कृषि और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि रखा गया। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए। 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। और कोलोमो में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचान लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसे साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय समाज में पहले हीन भावना व्याप्त थी। उन्होंने कहा कि भारत पहले पश्चिम का अनुकरण करता था और पश्चिमी मान्यता चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद भी देश इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से कुछ लोग आज भी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि विकसित देश अब भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। साथियों, एक समय था जब भारत नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर था। आज भारत नई टेक्नोलॉजी का निर्माता भी है और नए मानक भी स्थापित कर रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने सामर्थ्य को पहचाना है। जिस स्ट्रेंथ विद इन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये उसका ही उदाहरण है। साथियों, जब हम गर्व से आगे बढ़ते हैं तो दुनिया हमें जिस नजर से देखती रही है, वो नजर भी बदली है। भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2025-26 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में यह 7.1% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022-23 को आधार वर्ष मानकर आज वार्षिक तथा त्रैमासिक अनुमानों की नई श्रृंखला जारी की। इससे पहले 2011-12 को आधार वर्ष मानकर श्रृंखला जारी की जाती थी। मंत्रालय ने कहा कि लगातार 3 वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ प्रदर्शन में विनिर्माण क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत रहा है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत कुछ ही वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लगातार 3 वर्षों तक 7% से अधिक की जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था के संभावित जीडीपी के 7% या उसके आसपास रहने के हमारे अनुमान की पुष्टि करती है। कोविड काल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का निरंतर गैर मुद्रास्फीति विस्तार अन्य देशों के प्रदर्शन की तुलना में कायम रहा है। ये सभी देश भी बढ़ते सार्वजनिक ऋण और कम वृद्धि दर की समस्या से जूझ रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में देश के कृषि, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस समझौते से सभी संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। ये डील हमारे हितों में थी। हमारे सभी सेंसिटिव इश्यूज, किसानों के, डेयरी के, पोल्ट्री के, फिशरमैन के, एमएसएमई के, विश्वकर्मा के, हमारे हथकरघा के साथ जुड़े हुए क्षेत्र के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये डील करी गई थी।
श्री गोयल ने इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अभद्र व्यवहार और विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। एंटी इंडिया स्टैंड पे इतने कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, उनसे भारत की प्रगति देखी नहीं जाती। भारत की सफलताओं से उनको ईर्ष्या हो रही है और शायद इसीलिए बार बार वो भारत को रन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो राइजिंग भारत, वो वीकन करने में लगे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में वायुसेना के वायु शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। इस अभ्यास में वायुसेना के पूरी तरह प्रशिक्षित और उत्साही वायु योद्धाओं की क्षमता का पूरा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान उन्नत लड़ाकू विमान जैसे डसॉल्ट रफाल, सुखोई 30 MKI, HAL तेजस और डसॉल्ट मिराज 2000 ने हवा से जमीन पर मार करने वाले बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के बंकर, रनवे और कमांड सेंटर जैसे लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। इसके अलावा बोइंग AH-64 अपाचे और बोइंग CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों ने कम ऊंचाई पर रॉकेट और गन फायरिंग का अभ्यास किया। साथ ही घायल सैनिकों को निकालने और कठिन युद्ध क्षेत्रों में उपकरण पहुंचाने का भी शानदार प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना की गौरवशाली विरासत को दर्शाने के लिए ड्रोन शो का भी आयोजन किया गया। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। इससे पहले राष्ट्रपति ने राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। बाद में आगंतुक पुस्तिका में राष्ट्रपति ने लिखा कि देश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरना एक रोमांचक अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि इस उड़ान ने उन्हें राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं पर नए सिरे से गर्व का अनुभव कराया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना सशक्त और सुशिक्षित युवाओं के माध्यम से ही साकार हो सकती है। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान की दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रगति का मुख्य ध्वजवाहक बताया। उन्होंने महत्वाकांक्षी पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों को तैयार करने की भारतीय जनसंचार संस्थान की अटूट प्रतिबद्धता की सराहना की। I am sure that IIMC will continue its legacy as the country's premier mass communication school with these courses also. And IIMC has also set up campus incubation centers to foster media innovation and entrepreneurship beyond the classroom. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्र के विकास में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के बढ़ते भूमिका का भी उल्लेख किया। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आज नई दिल्ली में श्रम संहिता और अन्य पहलुओं पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र और राज्य समान भागीदार हैं और श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में तैनात न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण मॉड्यूल को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में SIR प्रक्रिया के लिए तैनात न्यायिक अधिकारी इस पर निर्णय लेंगे। पीठ ने कहा कि न तो चुनाव आयोग और न ही राज्य सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से आगे जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा 21 अन्य लोगों को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति को बनाने, निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। इस बीच CBI ने अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है। सूत्रों ने बताया कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भाजपा ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी पर साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया है। पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जांचकर्ताओं के पास इस बात के सबूत हैं कि मामले में कई मोबाइल फोन नष्ट किए गए थे।
साक्ष्य है कि इन्होंने शराब घोटाले में 173 फोन नष्ट किए। 173 फोन को नष्ट करना ये छोटा साक्ष्य नहीं होता है और इसलिए आज सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी। उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोम वायरस HPV टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर रोकना है, जो महिलाओं में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन की यात्रा पर आज मुंबई पहुंचे। श्री कार्नी की पदभार ग्रहण करने के बाद यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री कार्नी भारतीय और कनाडा के हितधारकों के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। श्री कार्नी 2 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज 54 महिलाओं सहित आत्मसमर्पण करने वाले 120 माओवादियों ने राजधानी रायपुर में विधानसभा की कार्यवाही देखी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। यह पहली बार है जब आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने विधानसभा पहुंचकर सदन की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर में इन आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात के दौरान कहा कि हिंसा का मार्ग छोड़कर आज इन लोगों का संविधान के मंदिर में खड़े होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का साक्षी बनना इस बात का प्रमाण है कि बदलाव संभव है। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गणतंत्र का रास्ता छोड़कर गणतंत्र की मुख्य धारा में लौटे इन युवाओं का राज्य सरकार हृदय से स्वागत करती है। ये आत्मसमर्पित माओवादी 3 दिन के शैक्षणिक भ्रमण पर रायपुर पहुंचे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। चौथा पनडुब्बी रोधी जलप्रोत अंजदीप को आज नौसेना में शामिल किया गया। स्वदेश निर्मित 77 मीटर लंबा ये पोत हल्के टॉर्पीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट और पतवार पर लगे सोनार से लैस है। इस पोत में 80% से अधिक उपकरण स्वदेशी हैं। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अफगानिस्तान के जवाबी हवाई हमलों में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस की समाचार एजेंसी तास के अनुसार अफगान सशस्त्र बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद के पास काकुल गांव में एक परमाणु संयंत्र और एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। सैकड़ों मृतकों और घायलों को इस्लामाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी इस्लामाबाद और कई स्थानों पर सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि इसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 2 सैन्य ठिकाने तथा 19 चौकियां नष्ट कर दी गई हैं। कोलंबो में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 2 ओवर में 2 विकेट पर 4 रन बना लिए हैं। भारत का अंतिम सुपर 8 मुकाबला रविवार को वेस्टइंडीज से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग भारत समिट में कहा, भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है। आज कई विकसित देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। भारत का आर्थिक प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में GDP वृद्धि दर 7.8% रही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में कृषि और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों के हितों को सर्वोपरि रखा गया। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। और कोलंबो में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।